बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोजाना रात 11:05 से हम इस महफिल को सजाते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग और क्रिकेट से जुड़ी दीगर खबरों के हवाले से। और आज मुल्तान स्टेडियम में मैच खेला गया जहाँ पे मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की टीमें बद्दे मुकाबिल थी और सीजन 8 का सबसे बड़ा स्कोर करने में मुल्तान सुल्तान की टीम कामयाब हुई। 210 रन स्कोर किए और जवाब में पेशावर ज़ल्मी की टीम इस टारगेट को चेज नहीं कर सकी। मैच 154 रन बनाने में कामयाब हो सकी और 56 रन से यहां पर मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की। इसके साथ साथ क्रिकेट से जुड़ी और भी खबरें हैं जो हमारे सरहद पार से खबरें सामने आई हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान की जो रिलेटेड जो न्यूज़ है स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, क्रिकेट से जुड़ी हुई, उनको भी आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। कल थोड़ी सी गर्मा गर्मी शो में हो गई थी, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा एफी भाई जो हमारे रेगुलर गेस्ट हैं इनका थोड़ा सा जो टेम्परेचर है, इनका जो टेम्पर है, उसको कूल डाउन करने की कोशिश करें। बहरहाल हमारे गेस्ट हैं, हो जाता है, कोशिश करेंगे कि हम इनकी बात को, इनके ओपिनियन को ज़रूर उसको रिस्पेक्ट दें, लेकिन एग्री होना ना होना ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, जमहूरी हमारा हक है कि इनकी बात से हम एग्री हों या ना हो। हमें उम्मीद है कि कल जो गर्मा गर्मी से स्टूडियो में हो गई थी, आज ये भी उसको भुला कर आए होंगे और मैं भी उसको भुला कर आया हूँ कि आफ्टर ऑल ये इज़ आवर गेस्ट और इनकी रिस्पेक्ट करना हम सब पर फ़र्ज़ भी है। कमर रज़ा एफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एफ़ी भाई। थैंक यू वेरी मच। चलिए, और कल का आपने जिक्र ऐसा किया है, पता नहीं क्या हो गया, कल कुछ भी नहीं हुआ था। T20 आपके लिए नॉर्मल होती है चीजें, लेकिन हमारे लिए अब नॉर्मल हो जाती है ना। अपने लिए भी नॉर्मल रखें। नहीं, कैसे नॉर्मल लगे? आप सुनने के तैयार नहीं होते ना किसी की बात। सर मैं देखे भुला के आज शुरू कर रहा हूँ। 5 दिन सर आप छोड़ देना, मैं शुरू, आप देखें मैं सब भुला के शुरू कर रहा हूँ। नहीं, आप भुलाए नहीं ना, आपने कुछ किया ही नहीं है। नहीं, मैं इसलिए बुला रहा हूँ कि अच्छा नहीं लगता है, स्क्रीन पे चीज आ रही है, आप सुनने को तैयार नहीं है। उधर से आप बोल रहे हैं, इधर से मैं बोल रहा हूँ। इख्तिलाफ का तरीका इख्तिलाफ में दोनों की सुनी जाती है ना। अच्छा, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता कि वो सनद वाली बात हो कि आप भी एक्सेप्ट करें, ये आपकी मर्जी है। आप चीखते नहीं, चीखने का क्या मकसद है? चीखने का मकसद ये कि आप जब चारों तरफ से हमलावर होंगे। कौन चारों तरफ? आप अकेले ही तो बोल रहे होते, कोई नहीं बोल रहा था। पूछ रहे कि यार मोहसिन आप बताइए, मैं दूसरा गेस्ट उससे नहीं पूछूंगा। भाई आप बताइए, आप तो सबको लेकर हमलावर हो रहे थे। सर तो मैं उस वक्त, मैं देखिए यार, मैं नॉर्मली क्रिकेट को मैं इसी तरह डिफाइन करता हूं और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने जज्बात को काबू में रखूं, मगर मेरा जो बात करने का फ्लो है उसके अंदर है जज्बात। क्रिकेट है ना, पीएसएल का मेला है। सर सुने तो सही, पीएसएल का मेला है, कोई गांव का मेला थोड़ी कि भोंपू लेके तख्त पे बैठ जाएंगे। आप असल में जब गांव के चौधरी की बात करेंगे कि इससे बड़ा कोई चौधरी नहीं है, मतलब तो फिर मुझे बताना पड़ेगा कि भाई इस गांव में कई एक चौधरी हैं, ठीक है, तो मैं अपने चौधरी भी लेके कूदूंगा। आराम से बता सकते हैं। चले, मैं तो मैंने शुरू किया है सब कुछ भुला के, अब यफी भाई अगर नहीं भुलाना चाह रहे तो शो कहां जाएगा मुझे नहीं पता। ऐसी बात थी नहीं कि जिसको मैं भुला सकूं, मेरे लिए एक नॉर्मल क्रिकेट की बात थी। हाँ, आपको यकीनन थोड़ा सा बीपी हाई हुआ होगा आपका। मैं अपनी क्रिकेट इसी अंदाज से हाई रख के थोड़ी सी बयान करता हूं, उसको थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स समझते हैं मुझे कि मेरा जो अंदाज है क्रिकेट का वो ऐसा ही है। आज एक चीज मैं बता देता हूं कि अगर आप इधर पत्थर मारेंगे ना तो मैं जवाब इधर ईंट से ही आएगा। बहुत हो गया अली, आप ईंट क्या, आप पूरा स्लैब लेके बैठे यार। मैंने कभी नहीं कहा कि चीखने चिल्लाने से काम बनेगा नहीं। आप अपने आप को डिफेंड करें, आप किसी और को डिफेंड ना करें, मतलब ये ना मैं यहाँ क्रिकेट डिस्कस करते बैठो, आप गलत प्रोफाइल डिस्कस करने बैठो, आप गलत डिफेंड कर रहे हैं ना। मैं फॉर्मेट की बात करता हूँ। चले, इफ़ी भाई के साथ ऐसा चिट-चैट तो रहती है, लेकिन साथ साथ तो दूसरी शख्सियत मौजूद है जहाँ एक तरफ इफ़ी भाई इतने एग्रेसिव है, इतना एग्रेशन है इफ़ी भाई में, वहीं दूसरी तरफ कूल, काम, कंपोज, क्वाइट, एक थॉरली एक जेंटलमैन जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद भाई, आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा अच्छा अभी इनसे मनाजरा किया। देखिए, हर आदमी की एक यूनिकनेस होती है। ये अगर हल्के बोलेंगे, धीमे बोलेंगे, इनकी स्ट्रेंथ है तो ये फिर, हाँ, ये इनकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि फिर ये बुझे बुझे नजर आएंगे। तो लेकिन आर्गूमेंट के ऊपर आप करें कि आर्गूमेंट क्या है इनके, मतलब पूरे उतरते हैं म्यार पे या नहीं उतरते हैं। ठीक है, ऑलराइट, हम बात कर रहे हैं आज के मैच के हवाले से और सबसे पहले नजर डालेंगे इस मैच की समरी पर कि मैच में हुआ क्या, कि जहां पे मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की है। मुल्तान सुल्तान ने 210 रन किए 3 विकेटों के नुकसान पे। रैली रोसो एक दफा फिर बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, 75 रन स्कोर किए। मोहम्मद रिजवान ने 66 रन स्कोर किए और ये 66 रन मुझे उम्मीद है कि शायद ना नजर आ रहे होंगे और ना ये अच्छे लग रहे होंगे। 210 रन के जवाब में जनाब 154 रन बना सकी पेशावर ज़ल्मी। साइम अयूब ने 53 रन की इनिंग खेली, हारिस ने 40 रन स्कोर किए और यूं सुल्तान की टीम इस मैच को 56 रन से जीत गई है। बैटिंग अच्छी की, कैप्टनसी अच्छी की और पेशावर ज़ल्मी की जानिब से जो स्लॉपी फील्डिंग हुई है इसका पूरा फायदा उठाया मुल्तान सुल्तान ने। जी इफ़ी भाई,
ये जो विक्ट्री है ये किस तरह से देखते हैं, जो मुल्तान की स्ट्रेंथ है, मुल्तान का जो पीछे टीम मैनेजमेंट है, इस तरह सपोर्ट करती है? देखिए अली, ये तो कल ही हमारी बात हो गई थी और वो कल इसी फ्लो में मैंने आपसे गुस्से में ही कहा था, शायद आप मेरा गुस्सा समझ रहे होंगे, मेरा फ्लो था उसमें मैंने कहा था मुल्तान जीतेगा। रायरी रोसो वो पहले मैच में नाकाम हुआ था, दूसरे मैच में रोसो ने जितवाया इनको, मुल्तान को। तीसरा मैच में ये भी याद नहीं, बात के बात थी क्या? नहीं, बात ये थी कि बाबर आजम नंबर वन है या नहीं, ये बात नहीं, वो तो अलग बात है। आपने उसके बाद ये भी पूछा है उसी फ्लो में कि यार ये बताइए कल कौन जीतेगा, तो मैंने बोला प्रेडिक्शन नहीं, मगर ये कि अब मुल्तान जीतेगा क्योंकि रोसो चल गया। मेरे ख्याल में जावेद भाई इसको ऑन करेंगे इस बात को, मैं यही बोल के गया था रोसो चल गया। रोसो पहले मैच में नहीं चला था, मुल्तान को कॉस्ट कर गया। रोसो एक ऐसा खिलाड़ी है मुल्तान के बाद, और नीचे उसके बाद अब मिलर भी है, तो ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो रिजवान की कीवी सारी बुरी हरकतों का कवर कर लेते हैं। आज फिर 42 पे 66। अबे भाई ये क्या करेगा? 42 पे 66 कम है यार। मुझे अब सुन ले, अब मैं आपको कैलकुलेटिव बता देता हूं ना। 67 बॉल्स, ठीक है, 88 रन्स। ये कौन है? रिजवान और शान, ठीक है। अब नीचे आ रहे हैं 50 बॉले 98 रन, मिलर और रोसो। अब आप मुझे बताइए, जो मैं बात कर रहा हूं वो क्रिकेट की बात कर रहा हूं ना यार मैं। अच्छा, ये 210 रन जो है, क्या ये 310 हो सकते थे? नहीं हो सकते थे, ज्यादा होने थे अली, ये कम हुए। 56 रन से भाई 20 बॉले मैंने आपको गिना दी ना, रिजवान की 20 बॉले गिना दी मैंने। इतना तो टाइम कंज्यूम होता है। कवर किसने किया? रोसो ने आके 35 बॉले 73 रन। यार थोड़ा सा ये इस बात को समझा करें। मैं ये नहीं कहता कि कोई बल्लेबाज अच्छा नहीं है, बाबर अपनी जगह अच्छा है, रिजवान ने आज फिर 50 किए, मगर वो वही सरकारी 50 है जो हमेशा से मारता आ रहा है, वो कि 40 बॉले ले लूं, आज फिर 35 बॉले 50 रन। अबे भाई तुम अगर इस तरह खेलना है तो वो तो कोई भी खेल। साइम अय्यूब ने क्यों अपना एक कलर दिखाया? मैं आ रहा हूं साइम अय्यूब का। जब आप इस मैच को इस तरह एनालाइज करेंगे कि जब 210 रन इस टूर्नामेंट का अब तक का इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर किया यहाँ पे। जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ठीक है, एक बड़ा स्कोर था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम विनिंग एंड लूजिंग, मैं इस मैच को इस साइम अय्यूब की बैटिंग की परफॉर्मेंस को देख के बड़ा, पहले रिजवान जब डिस्कस कर ले, रिजवान की बैटिंग के हवाले से बात कर ले। रिजवान तो देखे ऑलवेज तकरीबन वो 20-20 में इसी स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं। मेरे ख्याल में इफी साहब को इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि उन्होंने जिस स्ट्राइक रेट पे आज बैटिंग की, जो कि हर स्टैंडर्ड शुरू में भी गेंदें मिस की उन्होंने, तो मिस की। लेकिन देखें बैटिंग जो है ना, जैसे स्टॉक मार्केट का ग्राफ होता है ना, इस तरह जाती है, ये मिसाइल की तरह नहीं जाती है बैटिंग। तो ये है कि मतलब जाहिर है कहीं पर वो सिचुएशन आएगी, कहीं तेज खेलेंगे, कहीं सम टाइम पावर प्ले अच्छा होता है, सम टाइम पावर प्ले खराब होने के बावजूद आप जो है 200 प्लस कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों साइड ने, खास तौर पे अगर हमारी ये पेशावर साइड, अगर ये साइम अय्यूब और ये इनके अलावा भी कोई दो प्लेयर और एवरेज टाइप का स्कोर 60 और 50 का कर लेते, आज कैटमोर भी नहीं चल पाए ना। हाँ, कोई नहीं चला सिवाय दो प्लेयर्स के जो जिस तरह उन्होंने अनस्लॉट किया, ओपनर मोहम्मद हारिस ने और फिर साथ में साइम अय्यूब ने तो बहुत ही शानदार इनिंग खेली। खास तौर पर 2 छक्के जो उन्होंने यहाँ पर दिए, बेहतरीन पर। और यही साइम अय्यूब जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स से खेल रहे थे तो बहुत बुझे नजर आते थे। बुझे साथ में एक खुशाइन बात यह है कि उस टीम से आज परफॉर्मेंस थी जहां पर बाबर आजम पाकिस्तान का कैप्टन मौजूद है, तो बाबर आजम काफ़ी मैं समझता हूं इंप्रेस हुए होंगे। और मैं ही चाहता हूं कि इनको फौरन मौका दें, यही टाइम है, इंतजार नहीं करेंगे बेंच स्ट्रेंथ और अभी कोई जगह नहीं है, इसको यंगस्टर को फौरन मौका दें पाकिस्तान। आपको लगता है फौरन मौका मिलेगा? जल्मी में नहीं दे रहा मौका, वो पाकिस्तान में कैसे देगा? आज के बाद बुरा लगने लगा होगा भाई वो साइम अय्यूब इनको। ये तो हमेशा उस आदमी को पीछे रखते हैं जो इनके क्रिकेट खाने के चक्करों में होता है। लोग आज क्या बातें कर रहे थे? पेशावर दिल्मी का हारिस और वो खेल रहे हैं, साइम अय्यूब, वो यही बातें कर रहे थे। ड्रीम ओपनर है भाई पाकिस्तान के, ये ड्रीम ओपनर। 4 ओवर तुम पी गए, रिजवान ने दोस्ती यारी निभाई तुमसे, क्योंकि वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के अंदर तुम्हें आईसीयू से निकाल के खिला गया था, तो वो तुम्हारे एहसानों के नीचे दबावा। तो रिजवान ने 4 ओवर लिए एहसानुल्लाह को लाने में, 5वां ओवर बिकवाया। यार कमाल नहीं है कि दुनिया देखना चाह रही है, एहसानुल्लाह को देखना चाह रही है, आप कमाल कर देते हो। 5वां ओवर कुदवा रहे हो उसको भाई, वो तो किसको लिबर्टी दे रहे हो? बाबर आजम को कि वो सेट हो जाए, सेट होकर भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि 210 रन का प्रेशर था यार, 56 रन से। ऐसा कौन सा दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज है टीम के बाद कि वो कुछ करके ही नहीं देता कभी भी यार? सुन सर, अगर हो सकता है कि वाकिफ जावेद वाली स्ट्रेटेजी पर हो कि आउट करना ना चाह रहे हो, इनकी स्ट्रेटेजी पिछले कोविड से यही चल रही है भाई। 105 रन पावर प्ले में स्ट्राइक रेट और उसके बाद 120 125। बताइए मुझे आप। ठीक है, रिजवान के क्या बता रहा हूं मैं आपको, 34 बॉले 50 रन, आज भी वही है, आज भी वही है यार। कोविड से यही चला रहा है, ना इन्होंने अपनी रेंज ऑफ स्ट्रोक्स बढ़ाए, ना अपनी इंटेंट बढ़ाई, ना अपनी अप्रोच बढ़ाई। इन्होंने सिर्फ 50 करके दुआ करनी आती है, वही कर रहे हैं आज तक। बात कर रहे हैं जनाब मुल्तान सुल्तान और ज़ल्मी के मैच के हवाले से कि जहाँ पे इस मैच में कामयाबी हासिल की, एक बड़ा स्कोर किया था
मुल्तान सुल्तान ने और ज़ल्मी की टीम को इस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ब्रेक लेकर जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद इस मैच को डिस्कस करेंगे और साथ साथ चूंकि हम अपने हीरोज़ को भूलते नहीं हैं तो अपने हीरोज़ को भी याद रखेंगे। और एक और बात भी है कि क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो डोमेस्टिक क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, क्लब क्रिकेट से जुड़ा हुआ है और ग्रास रूट क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, और हम उन अनसंग हीरोज़ का जिक्र करते हैं जो पाकिस्तान के किसी भी स्पोर्ट्स के शो में उनका तस्करा नहीं होता होगा। आज जब मैं ये शो करने के लिए आ रहा था, ऐसे ही मुझे एक अफसोसनाक खबर मिली कि बड़े ज़बरदस्त स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हैं कामरान रफ़ी, कि जिनको हमने असगर अली शाह स्टेडियम में, नैन अज़माबाद स्टेडियम में अक्सर मैचेस की फोटोग्राफी करते देखा, आज वो खालिक हकीकी से जा मिले। तो जी स्पोर्ट्स और जी टीवी की तरफ से कामरान रफ़ी के अहले खाना से ताज़ियत है और दुआ गो है कि अल्लाह ताला मरहूम को जवारे रहमत में जगह दे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेले जाने वाले मैच के हवाले से। और आज एक और भी जो न्यूज़ है कि जो कोई ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं है, वो है लेजेंडरी जावेद मियादाद साहब के हवाले से कि वो अलील हैं और माशाल्लाह रोबे सेहत तो ज़रूर है, लेकिन बहरहाल इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। उनके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट लिए गए। हम जी टी वी की जानिब से और जी स्पोर्ट्स की जानिब से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे जो लेजेंडरी जावेद मियादाद साहब हैं उनको जल्द अज जल्द सेहत कामला और शफाए कामला अता फरमाए और इसी तरह से जावेद मियादाद साहब के तबसरे और तज्जिए हम सुनते रहें। बात करेंगे हम जनाब इस मैच के वाले से जहां पे आज स्लॉपी फील्डिंग का भी मुजाहरा हुआ। ये वहाब रियाज को फिर भाई क्या हो गया है? वहाब रियाज कभी 6 छक्के खा जाते हैं, कभी 20वां ओवर करते हैं, 2 नो बॉल कर जाते हैं, फिर 19 रन दे जाते हैं। आपको लगता है वहाब रियाज थोड़ा सा जो है जब से मिनिस्टर बने हैं डिफोकस हुए में? टाइम पूरा हो गया अली, अब एक्सपायरी आ गई है, हो गई है एक्सपायरी। अब आप मक्खन लगा के चला, मैंने क्रिकेट की एक्सपायरी, वैसे क्रिकेट की एक्सपायरी हो गई। अब टाइम पास कर रहे हैं, आप बच्चों को मौका दें यार, बाहर बैठे हैं। हफीज को देख लें आप। अबे भाई तुम एक बड़ा काम किया, तुम कमेंट्री की तरफ आ रहे थे, वो नीचे जाके तुम कोयटा से खेल गए। मतलब लोग इस बात पे सवाल उठा रहे हैं 8 पे क्यों आए। तो मैं ये कह रहा हूँ हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनका मसला यही है, बढ़ती उम्र के साथ साथ वो एडमिट ही नहीं कर पाते कि वो नहीं रहे भाई। जो एक था वो एरा खत्म हो गया अब आपका। अब आप या तो एनालिसिस करें या बच्चों को टिप्स दें, अगर है आपके पास अच्छी वाली टिप्स। सादी से ही निकल कर आती है, टिप्स कम आती है। तो मैं कह रहा हूँ वहाब से जोड़ना अभी किसी चीज को बेकार ही है। मतलब अच्छा जावेद, आपको क्या लगता है कि जो PSL सीजन 8 है, इस पे शुरू होने से पहले भी ये बात हो रही थी कि नौजवानों का सीजन हो गया है और ये प्रूव भी हो रहा है। इस तरह भी हम साइम अयूब की बात कर रहे हैं, हारिस की बात की, आजम की बात की, और हमने हफीज को देखा वो इतना परफॉर्म नहीं कर सके। गोगे माद ने और शोएब मलिक ने परफॉर्म जरूर किया, लेकिन आज वहाब रियाज को हमने देखा वो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। आपको लगता है कि बहुत सारे प्लेयर्स का यह आखिरी PSL होगा? देखिए, पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ एक मसला ये है कि हम अपनी शेल्फ लाइफ को नहीं पहचानते। हर प्लेयर की एक शेल्फ लाइफ होती है, हर फील्ड में होती है, हर फील्ड में। बल्कि यस, आप सही कह रहे हैं। तो जिस तरह के अभी वहाब रियाज की हमने बात की, हफीज की बात की, इनको रियलाइज कर लेना चाहिए था आज से 2 साल पहले, अपनी पीक पे इन लोगों को छोड़ना चाहिए था। अब जाहिर है आपने देखा ये जो आए एहसानुल्लाह, कितना ऐसा लग रहा है जैसे ऑस्ट्रेलियन बॉलर आ गया। लग ही नहीं रहा था कि ये अभी पाकिस्तान कप जो हुआ था उसमें भी ये नंबर आई थिंक 2nd नंबर पे थे। और मैंने पाकिस्तान कप कवर किया एज ए कमेंटेटर, तो बड़ी तेज गेंदें कर रहे थे, स्टेट बैंक के ग्राउंड पे भी है। तो अब जब ऐसे नए प्लेयर आएंगे तो इनका फ्यूचर है ना। अब जो अपनी शेल्फ लाइफ मुकम्मल कर चुके हैं, इनको बेहतर है कि कमेंट्री करें या टिप्स दें या एकेडमी में लगे। मैं ये समझता हूँ कि ये काम है PCB का। उनका काम है कि लड़कों को एक टाइम पे बता देंगे आपका। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। ये काम है PCB का, और PCB के जहां बहुत सारी चीज़ों को हम क्रिटिसाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ों को हमें ज़रूर जो है अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको प्रेस करना चाहिए। और एक काम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है वो ये है कि क्रिकेट से अलावा जो दीगर शोबाए ज़िंदगी हैं उनके जो लोग हैं उनको जो है वो ऑनर कर रहा है, उनको बुला रहा है पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस में और दुनिया से अपने टैलेंट को रोशनास करा रहा है। ऐसे ही एक हीरो के जिनको कल हमारे हीरोज़ में अवार्ड दिया गया, ऑनर दिया गया, गो कि वो आंखों की बसारत से महरूम है, आंखों की रोशनी से महरूम है, लेकिन किसी भी तरह वो किसी भी एक जो नॉर्मल आदमी है उससे कम नहीं है। जिस तरह सोशल सेक्टर में वो काम कर रहे हैं, जिस तरह दीगर अमूर अंजाम दे रहे हैं, तो वो यकीनी तौर पे उसको ऑनर करना PCB ने जो काम किया है वो बनता भी था। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली तरीन, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं और ज़बरदस्त समाजी कारकुन भी है, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम जी अली भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अली, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ये मुबारकबाद है कि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको बुलाया और आपको ऑनर दिया। इससे पहले हमने देखा था सोहेल खान जो स्टैट्स गुरु हैं, ब्लाइंड स्टैट्स गुरु, उनको बुला के ऑनर दिया था और अब आपको हमने देखा है, तो बड़ी खुशी हुई। कल आपको हमने मैन ऑफ द मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में देखा।
सर मेरे लिए भी बड़ी खुशी का मौका है और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था कल मैन ऑफ द मैच सेरेमनी में जाना और मैच का पूरा एटमॉस्फेयर को एंजॉय करना। तो आई थिंक ये पीसीबी का जिस तरह आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि अनसंग हीरो को एक्नॉलेज करें, उनकी जो भी सर्विसेज हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के शोबे में हों, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, उनको एक्नॉलेज करना इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, आई थिंक इसके लिए पीसीबी जो है। अच्छा अली वैसे तो माशाल्लाह जो अगर आपको पीसीबी ने ऑनर दिया है और जितनी मैंने रिसर्च की आपके बारे में, आप एक नॉर्मल एक भरपूर लाइफ गुजारते हैं, लेकिन ये बताइए कोई मुश्किलात ऐसी होती हैं जहाँ पे यकीनी तौर पर आप जहाँ पे जॉब करते होंगे वहाँ पे क्या इन्वायरमेंट है आपके लिए और रोजमर्रा की जो डेली लाइफ है वो किस तरह से करते हैं? नहीं, चैलेंजेस ऑफ कोर्स जिंदगी के हर एक के साथ ही होते हैं, बट अगर आपने वर्क का एनवायरनमेंट की बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम वर्क एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। और मैं एक बैंक के साथ, दुबई इस्लामिक बैंक के साथ भी एसोसिएटेड हूँ, तो वहाँ पे भी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए फैसिलिटीज़ हैं और सर्विसेज हैं उस पर ख़ास तौर पे बड़ा अच्छे से काम किया जा रहा है और तमाम वो सर्विसेज भी दे रहे हैं। अच्छा अली, आपकी जो सिस्टर है वो भी ब्लाइंड है और आप लोग कोई शायद कुछ किचन वगैरह भी रन करते हैं? जी बिल्कुल, एक फूड वेंचर है खास फूड्स के नाम से, जिसको मैं और मेरी सिस्टर भी रन करते हैं। मेरी सिस्टर बेसिकली उसमें जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड होने के साथ साथ उसमें वो चीफ शेफ हैं, खाने जो बनाती हैं, खाने जो हम प्रोवाइड करते हैं बेसिकली वो मेरी बहन के हाथ के बने हुए होते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं अली? स्पोर्ट्स से कोई दिलचस्पी है आपको? जी, स्पोर्ट्स में ऑफकोर्स हम जब स्पोर्ट्स पाकिस्तान में बात करते हैं तो वो क्रिकेट ही एक तरीके से होता है, तो ऑफकोर्स क्रिकेट को फॉलो करते हैं, पीसीबी को फॉलो करते हैं, पीएसएल को फॉलो कर रहे हैं, तो ये तो हिस्सा है हम सबकी जिंदगियों का। ठीक है, थैंक यू सो मच अली दिनीन हमारे साथ मौजूद थे और कल इनको हमारे हीरोज में ऑनर दिया गया और जी टीवी जी स्पोर्ट्स भूलता नहीं अपने हीरोज को, यही वजह कि आज हमारे हीरोज में इनको शामिल किया गया। एक अच्छा जेस्चर है, जो अच्छी चीज़ है उसकी तारीफ करनी चाहिए। देखें अली, इस तरह की जितनी सॉलिडेरिटीज होती हैं वो यकीनन पाकिस्तान में आपको पता है दिल धड़कता है क्रिकेट के लिए। किसी ज़माने में हॉकी के लिए धड़कता था, वो तो ख़त्म हो गई, मगर ये कि अब सिर्फ क्रिकेट के लिए धड़कता है। जैसे अली ने बताया बैंक इस्लामी में ये काम करते हैं, इस तरह दुबई इस्लामिक में इस तरह के और भी बहुत सारे, मेरे भी कई एक जानने वाले हैं जिनको मुख्तलिफ प्राइवेट जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर वो इस तरह के काम करते हैं। इन लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो अनसंग हीरोज होते हैं जो आपकी सोसाइटी को पूरा पेश कर रहे होते हैं आकर। तो जो देखने वाला व्यूअर होता है ना, क्योंकि अब आपको पता है इंटरनेट का ज़माना है, तस्वीर कहीं से कहीं जा रही है, तो ये वाला जो जेस्टर होता है ना, ये एक पीस का, एक खुशी का। और साथ साथ इफ़ी भाई और जावेद, जो हमारा प्रोग्राम है या जी टीवी के जो दीगर शोज़ हैं उनकी भी कोशिश होती है कि जो हिडन टैलेंट है उनको सामने लेकर आए, क्योंकि आप हमारे शोज़ का हिस्सा हैं। आपने देखा होगा जो हमारे गेस्ट होते हैं, जो हमारी लाइनअप होती है, उसमें कहना नहीं चाहिए कोई मतलब ऐसे लोग नहीं जो बहुत ज़्यादा जो एज ए गेस्ट कहीं बैठते रहो, अपने लोग अपने बनाए हमने, जो हमारी भी व्यूअरशिप जो भी है वो हमारे अपने लोग बनाए हुए हैं। जैसे आपने बोला एक और हमारे ब्लाइंड जो थे उनको भी काफ़ी आपने मौका दिया, सुहेल को, और लेडीज़ को भी आपने हमारे शो से मौका दिया। तो ये बड़ी अच्छी काविशें हैं जी टीवी की कि वो ऐसे लोगों को अदरवाइज जो नज़र नहीं आएंगे या उनके व्यूज़ नहीं पहुँचेंगे। अली, मैं एक और बात करना चाहूँगा कोचिज़ के हवाले से। अभी हमने जो एक नई बात सुनी कि मिकी आर्थर को लॉन्ग डिस्टेंस कोचिंग सौंपी जा रही है, ये तो वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ, ये सब धोखा है, ये बहुत गलत एक कदम है। जो उनका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनमें कोई कमी है, उनके रैकेट स्पीक इटसेल्फ। बात यह है कि हमारे मुल्क में भी कुछ ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड हैं जिनके बेहतरीन, जैसे मोहसिन हसन खान साहब हैं। आप देखें इंग्लैंड की कोई सीरीज वाइट वॉश की थी यूएई में, तो पीसीबी को देखना चाहिए जो कोचेज अवेलेबल हैं, ट्रांसपेरेंट भी हैं, ऑनेस्ट भी हैं, उनका रिकॉर्ड भी कोई ऐसा टेंटेड नहीं है, ग्रुपिंग का शिकार नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है जब आप मोस्ट रिसेंट प्लेयरों को कोच करने के बारे में सुने तो वो अपना एक ग्रुप लेकर आते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे मिसबा यूं नहीं सही लगे, एक अच्छे इंसान है, लेकिन वो SNGPL के प्लेयरों को देखने लगे, उनको और कुछ नजर नहीं आता था, और वो उस तलाश कमेटी के मेंबर थे जिसने कोच को तलाश करना था। तो वसीम अकरम और मिसबाह उन्होंने अपने आप को नॉमिनेट कर खुद कोच बन गए। तो ये जो तरीक़ेकार है ना पाकिस्तान में बहुत गलत है। इनको मिकी आर्थर को या तो आप लाते, ये लॉन्ग डिस्टेंस डायरेक्टर बनाना, ये मेरी समझ से बालातर है। ऑनलाइन कोचिंग के आप खिलाफ हैं। अच्छा इफ़ी भाई, अभी तो कोचिंग की बात की, अभी साइब का हम सब जिक्र कर रहे थे, तो साइम अयूब का जो फिर क्रेडिट है वो यकीनी तौर पे जो सिंध के कोचेज हैं, पहले बासित अली कोचेज थे, फिर इसके बाद जो है वो गुलाम अली आ गए, फिर इससे पहले अगर हम बात करें आसिम रिजवी भी थे, आजम खान भी थे। तो ये हमारे जो अपने लोकल कोचेज हैं इनको क्रेडिट जाता है इन प्लेयर का, क्योंकि जब ये आ जाते हैं लाइमलाइट में आ जाते हैं तो शायद फिर इन लोगों को शायद भूल जाते हैं।
अली बड़ा मुश्किल है। देखें हमारा जो कल्चर है एशियन क्रिकेट का, खासतौर पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये बड़े ताबे होते हैं हुकूमतों के। और ये क्रिकेट बोर्ड्स जो होते हैं ना, ये अपने फैसलों में आज़ाद नहीं होते। कहने को बीसीसीआई की हम बात करते हैं कि बीसीसीआई बड़ा आज़ाद इदारा है, बड़ा इदारा है, बड़े पैसे हैं, वो भी आज़ाद नहीं है। वो भी आपको पता है। जैसा है वहाँ पे अमित शाह के बेटे हैं, वो हमें भी पता है कि किस तरह से इन्फ्लुएंशियल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। गांगुली को क्यों दूसरी टर्म नहीं दी गई, क्या वजह बनी, ये भी हमें पता है। तो हम लोग हमेशा ताबे रहते हैं। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है ये वाले फैसले करना। हमने कहीं ना कहीं रिजीम चेंज, यानी कि रमीज गए, सेठी आए, ठीक है, सेठी साहब आए तो सेठी साहब ने अपने लोगों को बुला लिया। तो हमारा बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आपने साइम अयूब की आपने बात करी थी। साइम वो बच्चा है जो दरवाजा तोड़ के एंटर हुआ है, यानी कि उसने अपने आप को ग्रो किया है। कोचेस का बड़ा रोल होता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मगर ये जो क्रिकेट है, ये खास तौर पे इंटरनेशनल क्रिकेट, अब ये चलती है जनाब क्वालिफाइड लोगों के ऊपर, ठीक है। और मैं इनकी बात से इख्तिलाफ करूंगा जावेद भाई। ये ग्लिम्सेस भी आप देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कोचेस, लॉन्ग टर्म ना दिया जाए मिकी आर्थर को। देखिए यार, आपके पास एक तो आने को कोई तैयार नहीं है, सीधी सच्ची बात है। ऑनलाइन कहना चाह रहे हैं, वो ऑनलाइन भी ठीक है, ऑनलाइन भी ठीक है। ये 32 लाख रुपए देकर आप बगैर रिजल्ट के आपने उनको 2 साल तक हर तरह की जिम्मेदारियां दी। पहले तो उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए। देखिए ऑनलाइन कोचिंग होगी किस तरह यार, हो जाती है अली, अब ऑनलाइन सब चीजें हो रही है भाई। ऐसा मतलब हो रहा है, मतलब आप मुझे एक बात बताइए, कराची किंग्स की जो प्रेस रिलीज थी जब बाबर आजम को ट्रेड किया उन्होंने, उसमें क्या लिखा था? बाबर आजम के लिए क्या लिखा था मुझे नहीं पता। कुछ करता ही नहीं है, ये सुनता ही नहीं है। ऐसा कहाँ लिखा है? दिखा दे अपने प्रोड्यूसर को, बोले कहाँ लिखा था ऐसा? सब जगह लिखा है, सबको पता है। ये सुनता ही नहीं है। गिब्स क्या कहता रहा? गिब्स ने क्या कहा कि सुनता ही नहीं है। इसको कितनी दफा कहा कि भाई सुनता इसलिए नहीं, ठीक है, वो अपना को बेहतर समझ। अच्छा, एक बात करो, वजह ये है कि हमारे खिलाड़ियों की जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है कि उनको यही नहीं पता होता कि ये जो चेयरमैन ऑफ क्रिकेट बोर्ड के साथ टीम चल रही है, ये तो मेरे फेवर में। जैसे बाबर को चारों खाने चित कर दिया करते थे, किसी को भी कहीं से भी बुला के खिला दिया अपने साथ टीम के अंदर, ठीक है, क्योंकि मैं कप्तान हूं, मैं खिला सकता हूं, मगर अब ऐसा नहीं। अच्छा, ये बताएं जादे, ये जो इस टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं, फील्डिंग एक बड़ा ऐसा लग रहा है कि ये वो शोबा जिसको बहुत निगलेक्ट किया जा रहा है। आज हमने ज़ल्मी की भी फील्डिंग देखी, इससे पहले भी हमने फील्डिंग में बड़े लैप्सेस नजर आ रहे हैं। देखिए, फील्डिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें हर प्लेयर को अपनी इंडिविजुअल इनपुट देनी है, अपनी खुद मेहनत करनी है। ये कि कंबाइंड एफर्ट नहीं होती है। फील्डिंग हमेशा जो अब जैसे जांडी रोड्स है, साउथ अफ्रीका में सारे जांडी रोड्स नहीं थे, लेकिन वो एक अलग ही मेयार का था, क्योंकि वो फील्डिंग को एक अलग तौर पे उसने इसको देखना शुरू किया। उसकी देखा था कि फिर आपने देखा कि कल्चर डेवलप हुआ, फिर अच्छे फील्डर आए दुनिया में। तो ये कि इंडिविजुअल वो है ट्रेड कि इसमें प्लेयर कितनी मेहनत करना चाहिए। अली, आखिरी बात, 3 साल से मैं सुन रहा हूँ आमिर सोहेल को, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी जो फील्डर है उनको डाइव मारनी नहीं आती, घुटनों के बल गिर जाते हैं। उनकी आवाज बंद कर दी पीएसएल में जी, वो ऐसी बात है, जो सच बोलेगा वो बाहर है। लेकिन ग्राउंड आमिर सोहेल इस दफा कमेंट्री पैनल से बाहर है। एक शख्स जो दुनिया भर में कमेंट्री करता है, वो अपने मुल्क की लीग में कमेंट्री नहीं कर सकता। ये है पाकिस्तान और ये है क्रिकेट जो जिस तरह से रन की जा रही है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे समंदर पार क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि चेतन शर्मा जनाब अब मुस्ताफी हो गए सिलेक्शन कमेटी से, और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान जो टेस्ट मैच है वो किस नहज पर है उसको भी डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान मैच के बारे में, और अब हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीमों के दरमियान टेस्ट मैच जारी है, क्या हुआ अब तक, एक नजर डालेंगे समरी पे, और फिर अपने दोनों मौजूद मेहमानों से इस टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे। यहां पर समरी है जनाब, दूसरा टेस्ट मैच, और 242 रन जो है वो पहले दिन खेल के इख्तिताम पर इंडिया की जो है वो इस वक्त आगे है। 263 रन स्कोर किए ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए, और पूरे 80 ओवर भी नहीं खेल सके, और जवाब में 81 रन बनाए उस्मान ख्वाजा ने, 72 रन बनाए हैंडकॉम ने, कमिंस 33 रन बना सके, 4 विकेटें शामी के नाम रही, 3 विकेटें जडेजा और अश्विन ने हासिल की, और अब 9 ओवर में 21 रन बगैर नुकसान के, 13 के साथ रोहित शर्मा और 4 रन के साथ राहुल मौजूद है, 242 रन। तो पहले ही दिन अपना जो पंच जो है वो लगाने में इंडिया की टीम कामयाब रही, और पहले ही दिन जो है वो बरतरी हासिल कर लिया। बड़ा अच्छा स्टार्ट रहा है एज फार एज इंडियन पर्सपेक्टिव।
देखिए यार अली, मेरे ख्याल में दिल्ली वो जगह है जहां पर मेरे ख्याल में चौथी इनिंग इंडिया खेलेगा। सेकंड बैट कर रहे हैं अगर इंडिया, नौबत आई। हाँ जरा मुश्किल है, मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिकी हो गया। सिचुएशन ये हो गई कि 250 रन कर गए, वो 90 फॉर 1 थे। लंच के बाद आपने उनके आउट करने शुरू किए नीचे हैंड्सकॉम, और वो फिर उनका ये जो एलेक्सेरी वगैरह 20-20, 25-25, 20-20, 25 करके 250 से ऊपर चले गए, जो मेरे ख्याल में दिल्ली की विकेट पे जरा चौथी बैटिंग में जरा मुश्किल नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर इंडिया 300 करके 50-60 रन की लीड ले लेता है, 50-60 रन की लीड लेनी जरूरी है, लेकिन जब फंसा है, क्योंकि आखिरी जो ओवर्स नेथन लॉयन ने किए ना, जो मैंने आखिरी देखे थे, उसकी तो बॉल हवा से बातें कर रहा है भाई। वो एक ही ओवर में वो रिव्यू भी ले गया रोहित शर्मा का, तो खेलना जरा मुश्किल है। अब कल किस पहला सेशन जो है वो सिचुएशन देखनी पड़ेगी। पीटर हैंड्सकॉम बड़ा एंकर रोल प्ले करके गए, साथ साथ उस्मान ख्वाजा जिनको वीजा नहीं मिल रहा, ठीक है, उन्होंने भी इस खार में आज रन मार दिए। तेज रन मारते हैं वो, बड़े इंपैक्ट वाले रन मार गए। ऑस्ट्रेलिया जरा सा थोड़ा सा कमांडिंग पोजीशन में कल के ऑस्ट्रेलिया कमांडिंग पोजीशन में है। मैं आप बिल्कुल है, देखिए कल मैं ही बोल के गया था कि इंडिया दफना देगा, ठीक है, मगर उसके बिल्कुल बरक्स हुआ, क्योंकि अब थोड़ी सी सर्दी भी है वहां पर, दिन भी जरा जल्दी खत्म हो रहा है, ओवर्स भी आज कम फेंके गए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ ये सिचुएशन जरा रहेगी दिल्ली। लेकिन ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने डोमिनेट किया, और इंडिया कोशिश ये करेगा कि इस इनिंग में इतने रन कर दे कि चौथी इनिंग तक नौबत ना है। एक तो उनका रन रेट भी ज्यादा होगा, और जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि वो वेदर को भी ध्यान में रख के, क्लाइमेटिकल कंडीशन को भी ध्यान में रख के अपनी इनिंग को आगे बढ़ाएगा। लेकिन आप ये देखें 272 मेरे ख्याल में स्कोर किया, इस कम स्कोर नहीं है। अगर लेट्स से कि सिर्फ 50 रन की अगर लीड ले ली ऑस्ट्रेलिया ने, और 21 कर दिया ना, लेकिन उन्होंने तेज तो खेले। लेकिन अगर 50 रन की लीड इंडिया दोनों वो मुश्किल में आ जाएगी टीम, जो भी लीड खाएगी। मैं ये समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही सख्त जान हरीफ है, जैसे कि मैंने कल भी कहा। लेकिन अगर 120 140 रन की लीड लेती है इंडिया, कोशिश अगर उसकी नहीं, ये तो फिर एक बहुत बड़ी, तो इवन 50 की बात कर रहा हूं, 50 रन की लीड कोई भी टीम लेगी, वो टीम मुझे लगता है कि ज्यादा चांस है वही मैच जीतेगी। ठीक है, ज्यादा चांसेस मैच जीतने का। अच्छा, थोड़ा सा आ जाते हैं वो जो चेतन शर्मा जो मुस्ताफी हो गए, आपको लगता है कि इतना कोई मुश्किल चीज नहीं थी, इसकी चीज को ज्यादा हाइप बना दी गई है? नहीं अली, मेरे ख्याल में ये सिर्फ चेतन शर्मा नहीं है, इसके पीछे कई एक शक्लें शामिल हैं। देखिए वो मीडिया की वो काली भेड़े भी शामिल हैं, जो विराट कोहली के खिलाफ एजेंडा चला रही थी। एक को तो गंगुली के टेन्योर के अंदर 2 साल का बैन लगा हुआ है, जिन पे अभी तक लगा। दोबारा ट्वीट देख रहा हूं मैं। वो ट्वीट्स वगैरह तो कर सकते हैं, मगर वो इंडियन बीसीसीआई की तरफ से की जाने वाली किसी भी क्रिकेट का हिस्सा नहीं बन सकते। वो 2 साल के लिए बैन है। उसमें से कुछ लोग बच गए थे जो चेतन शर्मा को बचाने के चक्कर में। लेकिन यहाँ पे हम इंडिया को इसलिए क्रेडिट देना होगा कि वो बता के उन्होंने बैन किया है। पाकिस्तान में ऐसा है, कुछ लोग बगैर बताए बैन हुए हैं, जिनके ना मीडिया के कार्ड बनते हैं ना उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है, इसलिए ऐसा तो अच्छा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा वो उनकी बाकायदा इंक्वायरी चली है। वो क्या करते थे, खिलाड़ियों को विद्यमान साहा को थ्रेट किया। विद्यमान साहा क्योंकि वो एक कैरेक्टर है भाई बंगाली, वो उसने ऐसी की तैसी कर दी उस साहबी को। उसने बोला तू मुझे ब्लैकमेल करेगा। वो ब्लैकमेल करते थे कि इंटरव्यू दो वरना टीम में नहीं खेल सकते तुम। ठीक है, तो ब्लैक ऑनर मैं ये कह रहा हूं कि यार ठीक है, आपने एक बड़ा अच्छा मौजूद छेड़ दिया। मुझे क्विकली मुझे मौजूद को वाइंड अप भी करना है। ये होता है कि सहाफियों से ब्लैकमेल होते क्यों? क्योंकि ठीक है, आप सहाफी को तो आप कह देते हैं, यहां भी कुछ सहाफी ऐसे हैं कि जो 3 महीने पहले किसी की तारीफ कर रहे होते हैं, 3 महीने बाद किसी और की तारीफ कर रहे होते हैं। पहले फिक्सर कह रहे होते हैं, फिर उनके लिए वो बंदा जो हीरो बन जाता है, उनका बस चले तो मंदिर बना के शायद पूजा शुरू कर दें। किसी की आज बुराई कर रहे हैं तो किसी को कल लेजेंड बोल रहे हैं। देखिए ये मसला है फर्स्ट मतलब इंटीग्रिटी का, मुझे तो लगता है हाँ, कि आप पहचाने जिससे आप ताल्लुकात रख रहे हैं कि वो उसका कैरेक्टर क्या है। ये कैरेक्टर का सारा मसला है। अगर अच्छे लोग आपके इर्द गिर्द होंगे तो आपको कभी ऐसे डिसअपॉइंटमेंट नहीं। प्लेयर क्यों ब्लैकमेल होता है? प्लेयर का काम है खेलना, हो क्यों ब्लैकमेल? प्लेयर भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं ना ऊंच नीचे, तो फिर उनके पास ये इतने करीब होते हैं मीडिया वाले, तो उनके पास उनके वीक पॉइंट आ जाते हैं, तो फिर ब्लैकमेलिंग यहां से स्टार्ट होती है। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे जरा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 में जो मैच खेला जाएगा कराची के नेशनल स्टेडियम में, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान। क्योंकि दोनों ही टीमें, चूंकि कराची कोयटा करीब करीब भी हैं, कोयटा में कराची के प्लेयर भी शामिल हैं, तो यहाँ पे पॉइंट टेबल पे भी जो है वो दोनों टीमें आगे पीछे ही हैं। आप देख सकते हैं पॉइंट टेबल पे क्या सूरत हाल है। यहाँ पर कराची जो है वो इस वक्त 5वें नंबर पे नजर आ रही है, कोयटा 6ठे नंबर पे नजर आ रही है। तो ये जो सूरत हाल है, इस तनाजुर में ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। दोनों टीमें एक ही जैसा खेल रही हैं, पॉइंट टेबल पे भी आगे पीछे हैं, साफ सीढ़ी की रेस है। मेरी राय अब भी यही है, वसीम अकरम के साथ खुशी नहीं लगती मुझे कराची की इनके। हाँ वो नाम बहुत जरूर बड़ा है, मगर सिर्फ नाम बड़ा होने से और परेशान होकर बैठने से और तस्बीह पढ़ने से तो भाई क्रिकेट नहीं जीत सकते आप। उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेंगी। आमिर हुए, जनाब इमाद हुए, अब जबानी गोलाबारी से जावेद को लिया है मीर हमजा की जगह। यार आकिफ पहले क्या कर
इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेले आकिब जावेद। ठीक है यार, मतलब आपने भाई तो थोड़ा सा आपने कराची के नाम को भी तो यूटिलाइज कर लो ना यार, सिर्फ नाम रखने से पूछते हैं कराची क्रिकेट इन्होंने चलाई है, आपको कैसा फील होता है कराची किंग की टीम में कराची के प्लेयर नहीं है, एक आधी प्लेयर है यहाँ पर भी, रमजाद है वो भी बाहर हो गए, सिंध की तरफ से अगर आप कह लें तो भाई चलो शर्जील खान है, लगता है आपको कि कुछ नुमाइंदगी होनी चाहिए थी? कराची सबसे बड़ी नर्सरी है, मुझे ऐसा लगता है कोटा ग्लैडिएटर कराची की टीम टू सम एक्सटेंट, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि कराची के जो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, जो लास्ट 2 सीजन में जो बाबर आजम पे हैवीली क्रिटिसिज्म हो रही थी, इसमें बाबर आजम का तो कल जिस तरह कोयटा का भी जो टीम मैनेजमेंट टीम खिला रही है, कराची के भी हालात एक जैसे ही चल रहे हैं, लेकिन उसमें कोई आप पिन पॉइंट करके कैप्टन को कौन सी नहीं कह टीम चले सकते। आपकी जी, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? कल मैं कराची को। आप? यार मैं कोयटा के साथ ही जाऊंगा, उसकी वजह ये कि कोयटा में थोड़ा सा तो आपको मिलता है, क्योंकि सरफराज है आपके क्योंकि ये कराची किंग्स वाले जो है ना, ऐसा लगता है ये पिंजरे में बंद है। चले ठीक है, जरा जावेद भाई की टीम में जनाब कराची और रिफी भाई कह रहे हैं कोयटा को सपोर्ट करेंगे। कल इंशाल्लाह हमारे साथ मोहसिन घी वाला भी इस पैनल को ज्वाइन करेंगे, दोनों भी हमारे साथ मौजूद होंगे, दोनों की पसंदीदा टीमों की परफॉर्मेंस को हम कल डिस्कस भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को PSL सीजन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।